गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन बीए पार्ट फर्स्ट और उसका फर्स्ट पेपर, जिसे राजनीति विज्ञान का मूल आधार कहा जाता है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में राजनीति विज्ञान विषय में और राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट फर्स्ट में ये विषय, ये प्रश्न पत्र चलता है। और इस प्रश्न पत्र में राजनीति विज्ञान की जो बेसिक बातें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, वो शामिल किए गए हैं। इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती है जो राजनीति विज्ञान की नींव मानी जाती है। हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और इससे पहले जो वीडियो आया था अपना, इसमें पहला वीडियो, उसमें राजनीति विज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषाओं की चर्चा अपन ने की थी। राजनीति विज्ञान की दो प्रकार की परिभाषाएं अपन ने देखी, परंपरागत और आधुनिक। आज अपन इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज अपन चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में। जो बीए पार्ट फर्स्ट का प्रश्न पत्र होता है, उसमें प्राय राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं और क्षेत्र अवश्य पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी रूप में पूछे जाए, चाहे परंपरागत रूप में पूछा जाए, आधुनिक रूप में पूछा जाए, स्वतंत्र रूप में पूछा जाए, संयुक्त रूप में पूछा जाए, पूछा अवश्य जाता है। इसलिए ये विषय और ये बिंदु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं की विविधताओं से ये बात स्पष्ट है कि विद्वान राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में एकमत नहीं हो सकते। अपन ने जो इससे पहले के वीडियो में दो प्रकार की परिभाषाएं देखी थी, राजनीति विज्ञान की परंपरावादी और आधुनिक परिभाषाएं, इससे ये क्लियर हो गया कि विद्वान राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांट कर देखते हैं। कुछ व्यक्ति, कुछ राजविज्ञानी राजनीति विज्ञान को परंपरागत राजनीति विज्ञान के साथ जोड़ते हैं और कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को आधुनिक राजनीति विज्ञान के साथ जोड़ते हैं। और दोनों का जो मापदंड है और दोनों के जो मायने हैं, दोनों का जो अर्थ है, दोनों की जो परिभाषाएं हैं, वो अलग अलग है। जहाँ परंपरावादी केवल राज्य और सरकार तक सीमित मानते हैं, वहीं आधुनिक राजविज्ञानी जो व्यवहारवादी क्रांति के बाद राजनीति विज्ञान में मौलिक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, उनको आधार मानकर बहुत सी चीज़ों को राजनीति विज्ञान में शामिल करते हैं। इसलिए जब परिभाषाओं के बारे में एकमत नहीं है तो क्षेत्र के बारे में भी एकमत नहीं हो सकता। यानी कि जब परिभाषाएं अलग अलग देते हैं तो उनका भी ये मानना होगा कि एरिया भी अलग अलग होगा। 1948 में यूनेस्को के तत्वावधान में राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया तथा इसमें यह निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय समाविष्ट किए जाने चाहिए। क्षेत्र से तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान में क्या आना चाहिए, राजनीति विज्ञान में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाना चाहिए, कौन सी चीज़ें राजनीति विज्ञान के क्षेत्राधिकार में मानी जानी चाहिए। जैसे कि हमें एक सीमा बांधते थे, मान लीजिए कि भारत है, भारत के बारे में हम ये कहते हैं कि भारत उत्तर से दक्षिण तक इतने से इतने किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक इतने किलोमीटर तक अवस्थित है, वो एरिया है और इसमें वो सब चीज़ें शामिल है जो इस एरिया में शामिल होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की, राजनीति विज्ञान के एरिया में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, राजनीति विज्ञान में हम किन चीज़ों का अध्ययन करें। इसको लेकर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक निकाय यूनेस्को के तत्वावधान में एक सम्मेलन आयोजित किया गया पेरिस में। और यह सम्मेलन राजनीति शास्त्रियों का सम्मेलन था और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किनको हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्राधिकार में शामिल करें। उनमें कहा गया परिचित राजनीतिक सिद्धांत, इसमें राजनीतिक विचारों का इतिहास तथा राजनीतिक सिद्धांत होंगे। यानी कि जो भी दार्शनिक विचारधाराएं हुई है, जो दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए, सारे काल्पनिक सिद्धांत, वो भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्राधिकार में शामिल होंगे और उनका भी अध्ययन किया जाएगा। दूसरी है राजनीतिक संस्थाएं, इनमें संविधान, राष्ट्रीय सरकार, क्षेत्रीय व स्थानीय सरकारें, लोक प्रशासन, सरकार के सामाजिक एवं आर्थिक कार्य तथा तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं, ये शामिल होगी। ये संस्थाओं में आते हैं, इसमें संविधान भी शामिल है, सरकारें भी शामिल है, सरकारों के अंग भी शामिल है, प्रशासन भी शामिल है और यहाँ तक कि सरकारों के द्वारा किए जाने वाले समस्त प्रकार के कार्य भी इसमें शामिल है। ये राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत माने जाएंगे। इसके अलावा दल, समूह तथा जनमत, इसमें दलीय व्यवस्था भी शामिल होगी, दबाव तथा हित समूह भी शामिल होंगे, जनमत तथा शासन में जनता का भाग लेना,
ये भी शामिल होगा। जो तीसरा जो समूह बनाया गया दर समूह और जनमत का, उनमें इन चीज़ों को शामिल करने के लिए कहा गया कि ये भी चीज़ें राजनीति विज्ञान के क्षेत्राधिकार में शामिल होगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन शामिल होगा। यानी कि जो चौथा हिस्सा माना गया, इसमें जो निर्णय लिया गया, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एरिया भी, दायरा भी राजनीति विज्ञान क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन भी इसमें शामिल होगा। चलिए अब शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, पारंपरिक दृष्टिकोण। जैसे कि हमने राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को मोटे रूप में दो वर्गों में बांटा, एक परंपरावादी परिभाषाएं और एक आधुनिक परिभाषाएं। ये यूं के राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को दो दृष्टिकोणों में बांटा हमने, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। उसी प्रकार से क्षेत्र की जब बात आती है तब राजनीति विज्ञान के विद्वान फिर यहाँ पर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक हैं, तो एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक क्षेत्र के दृष्टिकोण। यानी क्षेत्र के मामले में दोनों अलग अलग धारणा रखते हैं कि राजनीति विज्ञान में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए, ये चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए। तो इस बारे में परंपरावादी विचार कुछ और कहते हैं और आधुनिक विचार कुछ और कहते हैं। प्राचीन काल में यूनान में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था, क्योंकि उन दिनों राज्य केवल राजनीतिक संस्था ही नहीं बल्कि नैतिक संस्था भी मानी जाती थी। जब से राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ प्राचीन यूनान से, तब से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो शामिल नहीं हो। यानी कि सारी की सारी चीज़ें राजनीति विज्ञान के क्षेत्राधिकार में मानी जाती थी, राज्य के क्षेत्राधिकार में मानी जाती थी। मानव जीवन का कोई भी पहलू नहीं था जो राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर हो। सब चीज़ें, मनुष्य का प्रत्येक अंग, प्रत्येक कार्य सब राजनीति विज्ञान के अंग के रूप में माने जाते थे। इसलिए उस समय जो राजनीतिक संस्थाएं थी, जो राज्य था, वो एक नैतिक संस्था थी जो राज्य को आदर्श बनाने और व्यक्ति को आदर्श बनाने का प्रयास करती थी। व्यक्ति को आदर्श होना चाहिए, व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति को वैसा होना चाहिए, इस प्रकार से बनाने की चेष्टाएं की जाती थी। इसलिए कोई भी चीज़ नहीं थी जो व्यक्ति के या राज्य के जीवन से, राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर हो। उस समय राज्य व समाज में अंतर नहीं माना जाता था, राज्य सर्वव्यापक था। मानव जीवन का कोई भी पहलू राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं था। यार एक महत्वपूर्ण बात जो परंपरागत दृष्टिकोण में देखने को मिली, उसमें राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं था। दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते थे, दोनों एक दूसरे के साथ माने जाते थे। राज्य ही समाज है, समाज ही राज्य है, यही धारणा थी। और इसी कारण से मनुष्य के जीवन का कोई भी पहलू राज्य से बाहर नहीं था। जैसे कि हम बढ़ते ही आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसी को आधार मानकर ये कहा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना उसका एक जीवन का अभिन्न पहलू है, अभिन्न अंग है। वो समाज से बाहर नहीं हो सकता। जैसा कि अरिस्टो कहता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रहता है। समाज से बाहर रहने वाला या तो देवता हो सकता है या दानव हो सकता है, यानी कि मनुष्य तो समाज से बाहर नहीं रह सकता। इसलिए उस समय राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं था। समाज और राज्य एक साथ माने जाते, एक जैसे माने जाते थे और दोनों व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करते थे। परंपरागत विचारों से निम्नलिखित तथ्य उजागर होते हैं। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, राजनीतिक सिद्धांतों और विचारधाराओं का अध्ययन है। ये राजनीति विज्ञान के परंपरावादी विचारक मानते हैं। और प्रमुख परंपरावादी जो विचारक है वो है गार्नर, गुडनोव, पोलक, विलोबी और सिज्विक आदि। ये परंपरावादी विचारक जिनमें सबसे पहला नाम आता है गार्नर का। और गार्नर, गुडनोव, पोलक, विलोबी और सिज्विक ये राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण या परंपरागत क्षेत्राधिकार के समर्थक हैं। ये राज्य एक नैतिक संस्था, परंपरावादी जो दृष्टिकोण है वो राज्य को एक नैतिक संस्था मानकर चलता है। यानी ये परंपरावादी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य को एक नैतिक संस्था माना जाता था, जिसका प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को एक नैतिक प्राणी बनाना और उसके लिए आदर्श राज्य की स्थापना करना था। जैसे भी मैंने कहा कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, मनुष्य को ऐसा होना चाहिए, मनुष्य को वैसा होना चाहिए, आदर्श की जो बातें करते थे। मनुष्य को नैतिक होना चाहिए, मनुष्य को बुराइयों से दूर होना चाहिए, राज्य को अच्छा होना चाहिए, राज्य को जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, राज्य को आदर्श होना चाहिए, समाज को आदर्श होना चाहिए। यहाँ पर जो एक शब्द देखने को मिलता है वो है चाहिए, यानी कि मनुष्य को या राज्य को चाहिए। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो आदर्शवाचक शब्द है कि राज्य को अच्छा होना चाहिए, राज्य को आदर्श होना चाहिए, राजा को आदर्श होना चाहिए, समाज को आदर्श होना चाहिए। तो ये इसलिए
कि जैसे नैतिकता की बातें करते हैं आज कि मनुष्य को ये करना चाहिए, व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, व्यक्ति को वैसा करना चाहिए, वही बातें यहाँ पर की जाती थी। और परंपरागत राजनीति विज्ञानी जो थे वो राज्य को एक नैतिक संस्था मानकर चलते थे, जिसका उद्देश्य था व्यक्ति को नैतिक बनाना, व्यक्ति में अच्छाइयों की स्थापना करना, व्यक्ति को एक अच्छा प्राणी बनाना और राज्य को एक अच्छा राज्य, आदर्श राज्य बनाना। राज्य और समाज में अंतर नहीं। परंपरावादी राजनीति विज्ञान में राज्य और समाज को एक ही माना जाता था। यही धारणा थी कि राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं है, किंतु आज राज्य और समाज का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। इसे समाज और राज्य को बड़ा, समाज इसको राज्य से बड़ा माना जाता है। पहले जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसमें राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं था, दोनों को एक ही पहलू के आधार पर देखा जाता था। जैसे कि हमने ये कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज में रहता है और समाज में रहने के नाते वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है और सामाजिक संस्थाएं जो है वो मनुष्य के इन क्रियाकलापों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, उनको एक कानून के एक सीमा के दायरे में रखने का प्रयास करती है। उस समय राज्य नहीं बल्कि समाज ही हुआ करता था और समाज ही सर्वेसर्वा हुआ करता था। समाज में कुछ व्यक्ति हुआ करते थे जो कि राज्य के रूप में समाज को नियंत्रित करने का और मनुष्य को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। इसलिए राज्य और समाज में परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत कोई भी अंतर नहीं था। हालांकि आज के समय में राज्य और समाज को अलग अलग माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि समाज राज्य से बड़ा है, समाज राज्य से बड़ा है, ना कि राज्य समाज से बड़ा है। राज्य समाज का ही एक अंग है, एक भाग है, वो समाज में स्थापित है और वो मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। फिर एक धारणा बनी राज्य सर्वव्यापक है, यानी कि परंपरावादी विचारक राज्य को सर्वव्यापक मानते थे। वह मनुष्य के जीवन के हर पहलू पर छाया रहता था, किंतु आज ये माना जाता है कि राज्य केवल मनुष्य के राजनीतिक पहलू तक ही सीमित है। पहले मनुष्य के जीवन का ऐसा कोई भी भाग नहीं था जो राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर, सब राज्य के अधीन था। मनुष्य का हर कार्य, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सब राज्य के अंतर्गत था, राज्य के अधीन था, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं था। वो पूरे के पूरे जीवन पर छाया रहता था, क्योंकि हर पहलू को नियंत्रित करने का कार्य राज्य ही करता था। और अब राज्य हो गया लोक कल्याणकारी और उसका उद्देश्य है मनुष्य को आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध करवाना, ताकि मनुष्य अपना अधिकतम कल्याण कर सके। वो मनुष्य के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करता है। और पहले का राज्य ऐसा था जो मनुष्य के पूरे जीवन पर छाया रहता था और हर कार्य को नियंत्रित करने का प्रयास करता था। राजनीतिक सिद्धांत और विचारधाराओं का अध्ययन। प्राचीन राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र के अधिक निकट होने के कारण उसमें विभिन्न विचारधाराओं के अध्ययन पर बल दिया जाता था और आदर्श राज्य की खोज की जाती थी। जैसे कि प्लेटो ने और अरस्तु ने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया है। आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक आइडियल स्टेट, जिसे हम राम राज्य कह सकते हैं, कि ये एक स्टेट होना चाहिए, इसमें जनसंख्या इतनी होनी चाहिए, इसमें शासक को ऐसा होना चाहिए, शासक को ऐसे कार्य करने चाहिए, आदि बातों का उल्लेख उन्होंने अपने विचारों में किया। ये दार्शनिक थे और इन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए जो सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं थी। उन्होंने विचारों के आधार पर कुछ कल्पनाएं गढ़ी और कहा कि राज्य को ऐसा होना चाहिए, राजा को ऐसा होना चाहिए, राज्य को ये करना चाहिए, राजा को ये करना चाहिए, जनता को ये ऐसा होना चाहिए, आदि शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। जैसे कि प्लेटो आदर्श राज्य की बात करता है, दार्शनिक राजा की बात करता है, और ये आदर्श राज्य और आदर्श जो राजा है, जो दार्शनिक राजा है, वो राज्य में न्याय की स्थापना की बात करता है, शिक्षा प्रणाली की बातें करता है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो आदर्श रूप में है, ये कल्पनाएं मात्र है और वास्तविकता से काफी दूर है। ऐसे आदर्श राज्य संभव नहीं। जैसे कि वो कहता है कि राज्य की आदर्श राज्य हो जिसकी जनसंख्या 5040 हो, यानी कि 5040 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, और वही आदर्श राज्य होगा। और एक जो दार्शनिक शासक की कल्पना की, उसके लेखा कि दार्शनिक शासक को एक लंबी शिक्षा पद्धति के पश्चात इस प्रकार का शासक बनेगा जिसका कोई अपना परिवार नहीं होगा, जिसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, विभिन्न प्रकार के दौर से गुजरने के पश्चात ही वो शासक की उसमें शामिल हो पाएगा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो केवल आदर्श रूप में तो सही मानी जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। और आज हम दर्शन शास्त्र के साथ अलग रूप में संबंधित हो गए और पहले केवल काल्पनिक विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता था।
राज्य और सरकार का अध्ययन। परंपरावादी राजनीति विज्ञान को केवल राज्य और सरकार तक ही संबंधित मानते थे और इन्हीं के अध्ययन पर बल देते थे। उनका कहना था, अपन ने परंपरावादी परिभाषाएं पढ़ी है कि ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में सिर्फ दो चीज़ों का अध्ययन शामिल है, राज्य और सरकार का। पहले एक ये कल्पना बनी कि केवल राज्य का अध्ययन है, फिर ये कल्पना बनी कि केवल सरकार का अध्ययन है, फिर दोनों को संयुक्त कर दिया गया कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, क्योंकि राज्य तो एक अमूर्त इकाई है, उसको मूर्त स्वरूप सरकार प्रदान करती है, इसलिए केवल इन दो ही चीज़ों का अध्ययन किया जाना चाहिए। और इसलिए माना गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में केवल वो राज्य और सरकार दो ही शामिल है, इसके अलावा कोई भी हिस्सा राजनीति विज्ञान के क्षेत्राधिकार में नहीं आना चाहिए। यानी राज्य और सरकार को ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्राधिकार तक सीमित माना गया, केवल इन्हीं का अध्ययन पर्याप्त माना गया। तो ये राजनीति विज्ञान की परंपरावादी क्षेत्राधिकार था, जिसमें राजनीति विज्ञान को इन चीज़ों तक सीमित करने का प्रयास किया गया। फिर एक दौर आया जो राजनीति विज्ञान परंपरावाद का साथ छोड़कर आधुनिक बनने की ओर बढ़ा। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है जिसमें राज्य को ही नहीं वरन समाज को भी सम्मिलित किया जा सके। यह सब कुछ संभव हो पाया है व्यवहारवादी क्रांति के पश्चात। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान में ही नहीं बल्कि सभी समाज विज्ञानों में व्यापक क्रांति हुई और इस क्रांति को व्यवहारवादी क्रांति का नाम दिया गया। और व्यवहारवादी क्रांति के तहत राजनीति विज्ञान के क्षेत्राधिकार में भी व्यापक परिवर्तन आया। कई नई चीजें इसमें शामिल की गई, नए दृष्टिकोण आए, नए विचार आए, नए सिद्धांत आई और नई चीजें इसमें शामिल की गई। इसलिए राजनीति विज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण के तहत कुछ एक नया रूप प्रदान करने की चेष्टा राजनीति विज्ञान के विद्वानों के द्वारा की गई। राजनीति विज्ञान की परंपरागत स्थिति के प्रति असंतोष अनिवार्य हो गया था और इस असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और इस क्षोभ के परिणामस्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया। जो पहले परंपरावादी क्षेत्राधिकार था राजनीति विज्ञान का, वो केवल दो चीजों तक सीमित था, राज्य और सरकार। फिर जब राज्य और सरकार के परिणाम हमारे अनुकूल नहीं निकले, राज्य के अनुकूल नहीं निकले, समाज के अनुकूल नहीं निकले, मनुष्य के अनुकूल नहीं निकले, तो ऐसा लगा कि इसका परिणाम राजनीति विज्ञान के लिए अच्छा नहीं होगा, राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा, मानव जाति के लिए अच्छा नहीं होगा। तो नवीन कार्य किए गए, नवीन अध्ययन पद्धतियां प्रयोग में लाएगी और इसका परिणाम ये निकला कि राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए और इसी परिवर्तन का परिणाम ये हुआ कि राजनीति विज्ञान परंपरागत से आधुनिक हो गया। और ये कारण क्या था कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसके प्रति असंतोष ने राजनीति विज्ञान को बदलने पर विवश कर दिया। इस नए दृष्टिकोण को राजनीति शास्त्र के व्यवहारवादी उपागम में अभिव्यक्ति मिली। आज राजनीति शास्त्र दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर अनेक समाज विज्ञानों के अधिक नजदीक आ गया। पहले राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार तक सीमित था, उसको और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। फिर व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार से निकाल कर दूसरी जगह तक अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन से जोड़ दिया। यानी कि दूसरे जो समाज विज्ञान है उनके साथ अध्ययन, राजनीति विज्ञान का उनके साथ भी अध्ययन किया जाने लग गया। इसलिए राजनीति विज्ञान में जो वर्जनाएं थी वो वर्जनाएं टूटी और नई चीजें राजनीति विज्ञान में शामिल हुई और इसका श्रेय दिया जाता है व्यवहारवादी विचारकों को, व्यवहारवादी दृष्टिकोण को। व्यवहारवाद ने ही राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाया और उसके पश्चात राजनीति विज्ञान में नई चीजें शामिल हुई। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन की नवीन प्रवृत्तियों में इस विषय के अध्ययन क्षेत्र को और व्यापकता प्रदान किए और मानव जीवन के अराजनीतिक पक्षों तथा समुदायों को भी इसमें सम्मिलित कर दिया है। सब चीजें इसमें शामिल कर दी गई, केवल राज्य और सरकार ही नहीं बल्कि वो सब चीजें जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य जैसी चीजों से संबंध है, राज्य के भीतर जो भी चीजें पाई जाती है उन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्राधिकार में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा वो सारे विषय भी राजनीति विज्ञान के आधुनिक क्षेत्राधिकार में शामिल कर लिए गए जो किसी न किसी रूप में राज्य सरकार जैसी चीजों को प्रभावित करते हैं या उनसे हम प्रभावित होते हैं। आधुनिक विद्वान राजनीतिक मनुष्य, उसके व्यवहार, समूह, प्रशासन, मूल्य, शक्ति, प्रभाव, विशिष्ट वर्ग, राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक आदि के अध्ययन पर बल देते हैं। पहले क्या था कि वो दो चीजें, राज्य और सरकार। और यहाँ देखिए आधुनिक जो दृष्टिकोण के प्रतिपादक वो क्या कहते हैं कि मनुष्य, उसका राजनीतिक व्यवहार, समूह, प्रशासन, मूल्य, शक्ति, प्रभाव, विशिष्ट वर्ग, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण आदि सारी चीजें जो किसी न किसी रूप में राज्य सरकार, राजनीति विज्ञान आदि से संबंधित है, वो सारी चीजें आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत मानी जाएगी। और इसकी शुरुआत होती है व्यवहारवादी आंदोलन से। आधुनिक राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता व्यवहारवादी क्रांति है। इसी
इसमें आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। यानी कि राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण कहां से शुरू होता है, आधुनिक क्षेत्राधिकार कहां से शुरू होता है, व्यवहारवादी क्रांति से। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो समाज विज्ञानों में परिवर्तन आया उसका असर राजनीतिक विज्ञान पर पड़ा और इसमें इसको नाम दिया गया व्यवहारवादी आंदोलन या व्यवहारवादी क्रांति। शिकागो विश्वविद्यालय ने इसका बीड़ा उठाया और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्राधिकार को बदलकर रख दिया। तो इसकी शुरुआत, आधुनिक क्षेत्राधिकार की शुरुआत कहां से होती है, व्यवहारवादी आंदोलन से। अंत अनुशासनात्मक अध्ययन। आज राजनीतिक विज्ञान दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र के अधिक निकट आ गया है। पहले राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक विज्ञान तक ही सीमित था। दूसरे जो समाज विज्ञान के विषय थे उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में इसमें व्यापक परिवर्तन किया है कि राजनीतिक विज्ञान बाकी अन्य समाज विज्ञानों से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वो भी राज्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कि समाजशास्त्र की बात करें, अभी अपन ने बात की कि समाज शास्त्र या समाज राज्य से बड़ा है और राज्य समाज का एक अंग मात्र है, तो हम समाज से दूर कैसे रह सकते हैं? जो समाज से दूर नहीं रह सकते तो राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र से दूर कैसे रह सकता है? जैसे अर्थशास्त्र की बात आई, अर्थशास्त्र वो पहलू है जो राज्य को संचालित करता है। अर्थ के बिना तो सब कुछ भी मुमकिन नहीं है। वित्तीय आधार ही राज्य को टिकाए रखता है, इसलिए हम अर्थशास्त्र से कैसे दूर रह सकते हैं? ये सब चीजें राजनीतिक विज्ञान के साथ मानी गई। इसको नाम दिया गया अंत अनुशासनात्मक अध्ययन, यानी कि एक राजनीतिक विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ देखकर, उनके साथ जोड़कर अध्ययन करना, क्योंकि हम उनसे संबंधित है, उनसे दूर नहीं रह सकते। मानव जीवन के अराजनीतिक पक्ष का अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ उसके अराजनीतिक पक्ष यानी कि संपूर्ण पहलुओं के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पहले केवल मनुष्य के राजनीतिक पहलू तक ही सीमित था, राज्य और सरकार तक सीमित था। अब राजनीतिक विज्ञान ने इन रचनाओं को तोड़ दिया। अब मनुष्य के वो समस्त पहलू, जो चाहे राजनीतिक हो चाहे अराजनीतिक हो, जो किसी न किसी प्रकार से मनुष्य से संबंधित है, उन सब को राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया और यह कहा गया कि इनका भी अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में किया जाना चाहिए। यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण से बाहर हो। वो समस्त चीजें जो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, उन सबको राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। अब राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य और सरकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की सीमा लांघकर उससे भी बाहर जाकर अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं से भी संबंधित हो गया है। पहले केवल राज्य और सरकार तक सीमित था, अब ये राज्य और सरकार की सीमाएं उसने तोड़ दी। अब दूसरे देशों के साथ भी संबंध हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इन सब से जुड़ गया और एक देश का दूसरे देशों के साथ अध्ययन पर भी जोर देने लगे और उनका अध्ययन करने लगे। जैसे भारत के चीन के साथ संबंध, भारत के अमेरिका के साथ संबंध, भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध और अन्य देशों के साथ संबंध, और उनमें भी विशेष पहलू को भी ध्यान में रखने लगे कि कौन सा पहलू है, राष्ट्रीय पहलू, आर्थिक पहलू, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू, उनका भी अध्ययन इसमें शामिल कर लिया गया। यानी कि हमने आधुनिक दृष्टिकोण में राज्य और सरकार की वर्जनाएं और जो बाधाएं थी, जो सीमाएं थी, उनको तोड़ दिया। अब हम बहुत ज्यादा स्तर तक फैलाव करने लगे हैं, यानी कोई भी चीज राज्य के क्षेत्राधिकार से, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों व संगठनों का अध्ययन। आधुनिक आधुनिक राजनीतिक विज्ञान राज्य की रचनाओं को तोड़ रहा है। अब उसका ध्यान अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी कार्य प्रणाली, राष्ट्रों के आपसी संबंध, उनके प्रभाव आदि पर केंद्रित हो गया। सब चीजें राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्राधिकार में शामिल कर ली गई, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कानून हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, चाहे उनकी कार्य प्रणाली हो, चाहे देशों के आपसी संबंध हो और उन संबंधों के पड़ने वाले प्रभाव हो, सब कुछ राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक क्षेत्राधिकार में शामिल है। सारी चीजें, सारी समस्याएं, चाहे समस्याएं स्थानीय हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, वो सब राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के केंद्र बिंदु माने गए हैं। तो राजनीतिक विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो राज्य और सरकार की सीमाओं को लांघ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरे विषयों तक घुस चुका है, घुसपैठ कर चुका है और सबको राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्राधिकार में उसमें शामिल कर लिया। ये सब संभव हो पाया है व्यवहारवादी क्रांति के पश्चात। तो यह राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्राधिकार। और राजनीतिक विज्ञान को क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया, जैसे कि परिभाषाओं को दो भागों में बांटा गया, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण।
प्रांतीय विज्ञान का परंपरागत जो दृष्टिकोण था क्षेत्राधिकार के मामले में राज्य को मात्र एक नैतिक संस्था मानकर चलता था, जबकि आज आधुनिक दृष्टिकोण है वो मनुष्य के संपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इन सब चीजों को प्रांतीय विज्ञान के क्षेत्राधिकार में शामिल करता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।